साथियों नमस्कार। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी का आज के अपने इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और आज के लाइव की जो सबसे मुख्य वजह है वो कंपनी के लिए नहीं बल्कि आप कस्टमर्स के लिए, खासकर वो सारे कस्टमर जो लीगल में गए उनके लिए बहुत जरूरी है। मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सूचित करता रहूं। बाकी आगे आप क्या फैसला करते हैं, आप क्या कदम उठाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कंपनी का मालिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताता चलूं कि आप सभी लोगों के एफआईआरों का क्या दुरुपयोग हो रहा है और इसका क्या रिएक्शन हो सकता है आप सभी के लिए। साथियों, ताजा जो अपडेट है वो है गोमती नगर थाने में एफआईआर संख्या 0343/25। ये एफआईआर दर्ज कराई गई अपने आप को कस्टमर काउंसिल का और पता नहीं क्या क्या उसका अगुवा बताने वाला एक ऐसा दलाल, जिसे मैं दलाल इसलिए कहता हूं क्योंकि वकालत की डिग्री होना एक अलग बात होती है, वकील होना एक अलग बात होती है। वकालत एक ऐसा सम्मानी पेशा है जिसमें जब इंसान हर जगह से हार जाता है, टूट जाता है, कोई जालिम बर्बरता करने लग जाता है, कोई किसी के लिए मतलब ऐसी कोई मजबूरी बन जाती है कि वो सामने समाज में कोई चीज लड़ नहीं पाता, तो उसके अदालत का रास्ता होता है और अदालत तक और न्यायाधीश तक पहुंचाने का जरिया वो एक वकील होता है। और एक वकील जितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की पैरवी कर सकता है, बात रख सकता है, उतने अच्छे तरीके से उसको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि ब्रांड और ब्रांड के बाद डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में भी डुप्लीकेट, तो ऐसे ही कई प्रोफेशन में भी कुछ ब्रांड होते हैं। वकालत के बिजनेस में भी इस तरह से कि कुछ ब्रांड हैं जहां तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि या तो आप पहुंच नहीं, या जानकारी नहीं, या तो फीस का मैटर आ जाता है। और जो डुप्लीकेट के भी डुप्लीकेट वकील हैं बैठे हुए हैं वकालत के नाम पर, जो अपनी दुकान खोल करके, उन्हें सिर्फ मतलब पैसे से होता है। उनको इस बात से कतई मतलब नहीं होता है कि उनके प्रोफाइल में कितनी जीत और कितनी हार जुड़ेगी। उन्हें मतलब होता है कितना धन मेरे पास आएगा। ये दलाल जो अपनी दुकान खोलकर 2019 में आप लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पैसा दिलाने का वादा किया, ऐसे न जाने कितने इसके खिलाफ के साक्ष्य और कंप्लेन एप्लीकेशन, एफआईआर वापस एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास। और हम इसे सिर्फ इसलिए रखे हुए कि इसको किसी शानदार जगह पर हम इसको पेश करेंगे। जल्दी इसकी एक याचिका जा रही है जिसमें वो सारे एफआईआर होल्डर जिन्होंने एफआईआर वापस ली हैं, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसने एफआईआर ये कह के नहीं करवाया था कि आप एफआईआर करो कंपनी के ऊपर, कंपनी भागी, इसने कहा था पैसा मिलेगा आपको, हम 2 महीने में पैसा दिला देंगे। एफआईआर डालेंगे तो हम दबाव डाल सकेंगे, एफआईआर डालेंगे तो हम एसोसिएट दबाव डाल सकेंगे। हमें ये पता ही नहीं था कि एफआईआर में सारी बातें लिख रहा है। ऐसे कई मेरे पास एफआईआर करताओं के एफआईआर वापस लेने का आवेदन और इस हलफनामे के साथ आ चुके हैं, जिससे बाकायदा कस्टमर का कहना है कि एफआईआर में लिखी बातों से हमारा कोई लेन देन नहीं है। इस अधिवक्ता ने हमें आश्वस्त किया था कि हम आपका पैसा 2 महीने में दिला देंगे, तुम इनका इनका नाम डाल दो। खैर, अब इन सब बातों की कोई कहानी नहीं है, हो गया। इससे मुझे लड़ना, मैं लड़ लूंगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, खत्म बात। बात इस बात की है कि जब ये एफआईआर की गई, अब यहां समझिए, जब एफआईआर की गई तो इन एफआईआर को करते हुए 2-3 चीजें बहुत मुख्यता थी, आपको याद होगा। पहली चीज, आपसे कहा गया होगा कि एफआईआर करो आपको पैसा मिलेगा। यह नहीं कहा होगा मुकदमा लड़ना पड़ेगा, यह कहा गया होगा आपको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज, एफआईआरों में नाम जो डाले गए हैं वो नाम आपको कई जगह पर ऐसा होगा कि आपसे कहा गया होगा इनका इनका नाम डालो, और आपने नाम डाले उनके। तो एक तो आपसे नाम डलवाया गया उस नामों को जिससे आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने नाम डाले क्यों। दूसरी चीज, उन एफआईआरों में लगाए गए आरोप आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आरोप ने लगाया क्यों। ये 2 चीजों में आप जब फंसेंगे, अब आगे आते हैं कि वो जो नाम उसने डलवाए उन नामों को बेल के नाम पर बुलाया गया। अब एसोसिएट के संदेश, वो एसोसिएट जब आया कि भाई मेरे नाम पे एफआईआर हुई है, तो उस टाइम पर तो यहां तक मैनेजमेंट किया गया कि जांच अधिकारियों तक को मैनेज किया गया। उसके सबूत, उसके साक्ष्य हमारे पास में हैं, हम वो भी कोर्ट में लगाएंगे। जांच अधिकारियों से यह कहलवाया गया कि ठीक है, जो कह रहे हैं वकील साहब आप उस बात को मान लीजिए और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब एसोसिएट को वहां उलझाया गया और एसोसिएट की जमानत के लिए तीसरा रास्ता क्या अपनाया गया कि अधिवक्ता ने अपने वकालतनामा पर, यानी आपने उससे साइन किया, उस समय तो ये थाने की जांच बैठ जाएगी, उस समय तो उसको हीरो बनना था कि देखो मैंने एफआईआर करी, मैं ही आपको निकाल रहा हूं।
और हमारी कंपनी की जमीनों को लिखवा खुआ कर इस सारे खेल किए गए। अब जब ये सारी चीजें इंक्वायरी पे आ रही हैं, मैं बता दूं आपको कहां कहां फंस रहे हैं लोग। ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच चालू हो चुकी है, उसमें आएगा रिपोर्ट कि एफआईआर कराई गई हैं, एफआईआर ब्याह रजिस्ट्री कराई गई, उसमें खेल किया गया है। वहां दोनों चीजें आएंगी, बेल वाला भी खेल आएगा और रजिस्ट्री वाला खेल आएगा। इसके बाद क्वेश्चनिंग में जा रही एफआईआर, क्वेश्चनिंग में बाकायदा यह चीज डाला जा रहा है कि इन एफआईआर पीछे का मकसद क्या था, और इन एफआईआर के पीछे अभी जैसे विशाल उसका मौर्य का और यूसुफ मेहंदी का, इन सबका क्वेश्चन पे लगी हुई है, वहां काउंटर मांगा गया है। अब मैं बताऊं आपको, विशाल, यूसुफ, अशोक, ये सारे के सारे जिनका जब गया क्वेश्चन पे, उसे काउंटर मांगा गया, उसमें ये चीज लिखा गया कि अधिवक्ता ने इसके अंदर पूरा खेल खेला है। तो अपने आप को बचाने के लिए इस अधिवक्ता ने क्या किया है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। इसने चुपके से गोमती नगर थाने में जाकर एप्लीकेशन डाल दी 3 महीना पहले। किस बात के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। उसमें आरोप क्या लगाए, उससे पहला ये लिखा गया, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि आप एफआईआर कर्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया है, जो किया इसने किया है, सारी बेवकूफी इसने की है, और उस बेवकूफी का नतीजा डंके की चोट पर अलानिया बोल के मैं कह रहा हूं, मैं लाके ये दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। अगर ये ना आए तो नाम बदल दीजिए आप मेरा। डंके की चोट पे ऐलान करके कह रहा हूं, मैं जो चीज मैं कह रहा हूं आपको ऐलान करके बोलता हूं कि मैं यही नतीजा लाके दिखाऊंगा आपको। इसने लिखा है कि 500 एफआईआर हैं, जिसमें से 300 इसने कराई। मैं इससे इसकी 300 एफआईआर की डिटेल मंगवाऊंगा। इस एफआईआर में जो इसने लिखा हुआ है कि वो 300 एफआईआर जिसकी वजह सारी कहानी शुरू हुई, जो आपका आरोप है कि आप फंसा, जरा वो एफआईआर लाइए पहले। उन 300 एफआईआर में कितने एफआईआर फर्जी हैं, कितनी क्वेश्चनिंग में गई हैं, वो सब जांच में आ जाएंगी। लेकिन पहले एक हलफनामे के साथ मैं वो 300 एफआईआर रिसीव करवाऊंगा कि 300 एफआईआर लाकर ये दे कि हां ये एफआईआर इसने कराई है। इसके बाद मैं आ जाता हूं अगली कहानी। अगली कहानी ये होगी कि 300 एफआईआर के बाद इसने जो लिखा हुआ है कि मेरी जैसा ताला लगा कंपनी में, वो ताला कैसे लगा मैं ये भी लेकर के आऊंगा। वो सारे आरोप जिसकी जांच जिसने लिखा है मैं सारी जांच कराऊंगा। और दो ही चीज होगी, या तो ये दस्तावेज देगा या तो नहीं देगा। दस्तावेज देगा ये तो अच्छी बात है, दे, फर्जी लगाए, ओरिजिनल लगाए, हम तैयार हैं। नहीं दे पाया तो मैं रिपोर्ट लगवाऊंगा। रिपोर्ट लगेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर वो 300 एफआईआर और ये लगाए सारे आरोप, इन सबको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इसने ये जो एफआईआर करी, इसलिए नहीं करी एफआईआर कि इसके ऊपर कोई मतलब इसको फंसाया, इसलिए करी कि जब कोर्ट इससे पूछेगा और कोर्ट के खिलाफ सम्मन करेगा तो अपने आप को बचाने के लिए इसने एफआईआर कराई ताकि जमानत ले सके। साथियों, बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है आपके साथ में, होशियार हो जाइए। ये आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है वो बहुत जल्दी आपको ऐसे मामलों में फंसाने वाला है जहां पर ये सब निकल जाएंगे लेकिन आप एफआईआर में फंस जाएंगे। मैं अगले लाइव में आपको और डिटेल बताऊंगा। अभी भूमिका मैंने बताई है, डिटेल और बताऊंगा, जिसके बाद आप फैसला करिए कि आप करना क्या है।